कुछ लोग जिंदगी और मौत की एक ऐसी दुनिया के बीच में फंस गए जहां से जिंदा बाहर आने के लिए उन्हें उस दुनिया के गेम खेलने पड़ेंगे। पर गेम के दौरान मरने वाले और गेम को हारने वाले लोगों की असल दुनिया में मौत हो जाएगी। वो लोग अभी एक चलती हुई ट्रेन में थे जिसकी 8 बोगीज को पार करके उन्हें इंजन रूम तक जाना था और उन 8 में से 4 बोगीज में जहरीली गैस छोड़ी जाने वाली थी और 4 में ऑक्सीजन गैस। जहरीली गैस से बचने के लिए प्लेयर्स को 5 छोटे छोटे सिलेंडर दिए गए थे और उन्हें गैस के छोड़े जाने से पहले हर बोगी में अनुमान लगाना था कि उस बोगी में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी या फिर ऑक्सीजन। अब वैसे अभी तक एक बर्बाद हुए सिलेंडर को मिलाकर सभी खिलाड़ी 3 सिलेंडर का इस्तेमाल करके छठी बोगी तक पहुंच गए थे, जहां पर भी उनका अंदाजा गलत होने के कारण उनका एक और सिलेंडर खराब हो जाता है। सबके पास सिर्फ एक एक सिलेंडर बचा था, जबकि आखिरी बची दोनों बोगीज के अंदर जहरीली गैस छोड़ी जाने वाली थी। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर फिलहाल के लिए सारे खिलाड़ी आगे वाली बोगी में जाने से डर रहे थे और जूरी तो इस सब का जिम्मेदार उसागी को बता रही थी, क्योंकि उसने ही सबसे पहले मास्क लगाकर सिलेंडर का इस्तेमाल करा था और उसको देखकर ही बाकी सारे खिलाड़ी भी गलती कर बैठे थे। जूरी को लगातार ओसागी के ऊपर चिल्लाता हुआ देखकर हिमारी और प्रोफेसर ओसागी का बचाव करते हैं और तभी तारो उन्हें बताता है कि पहले के टाइम पर जो ट्रेन उनकी ट्रेन के पास से गुजरी थी, जल्दी ही वो ट्रेन वापस से उनकी ट्रेन के बगल वाली पटरी पे आने वाली है। इसका मतलब सबके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ यही रास्ता था कि वो सही टाइम पर दोनों ट्रेन के दरवाजे खुलते ही दूसरी ट्रेन के पहले डब्बे में छलांग मार लें, जिससे वो लोग सीधा इंजन रूम के पास पहुंच जाएंगे। और क्योंकि उस ट्रेन के खिलाड़ी तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ओसागी, प्रोफेसर, सातो, हिमारी और यूना तो इस पर तुरंत मान गए, लेकिन इस काम के खतरनाक होने की वजह से जूरी उन्हें पागल बोल रही थी। सबसे ज्यादा पागल तो जूरी को प्रोफेसर लग रहा था, क्योंकि जूरी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर प्रोफेसर दोनों टांगों से अपाहिज है तो दूसरी ट्रेन पर छलांग क्या वो तीसरी टांग पर खड़ा होकर मारेगा। इस बात को समझने वाले सभी लोग कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर प्रोफेसर जरूर लिख देना। खैर जल्दी ही तारो के बताए अनुसार दूसरी ट्रेन भी उनकी ट्रेन के नजदीक आ जाती है और मौका मिलते ही एक लंबी छलांग मारकर ओसागी, सातो और यूना दूसरी ट्रेन में पहुंच जाते हैं। उनको देखकर तारो और हिमारी ने भी हिम्मत करके दूसरी ट्रेन में छलांग लगा दी थी, पर उनके बाद जैसे ही 2 खिलाड़ी और छलांग लगाते हैं, तभी बीच में मौजूद एक खंबे से टकराकर वो दोनों मौके पर ही मारे जाते हैं। जूरी की तो इससे पट के 4 से 64 हो गई थी, लेकिन प्रोफेसर इसके बावजूद हार नहीं मानता और ट्रेन में मौजूद सपोर्ट ग्रिप का सहारा लेकर झूलते हुए दूसरी ट्रेन की तरफ छलांग मार देता है। इस पूरी घटना के दौरान प्रोफेसर आधा ट्रेन से लटक जाता है, जो देखकर ओसागी उसे जल्दी से पकड़कर ट्रेन के अंदर खींच लेती है। जूरी के अलावा पहले वाली ट्रेन में एक और खिलाड़ी रह गया था, लेकिन उन दोनों के छलांग मारने से पहले ही दोनों ट्रेन अलग अलग टनल में जाकर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। वैसे क्या आप लोगों को छलांग मारने की जरूरत पड़ी थी, या फिर आप लोगों ने पिछले पार्ट में ओसागी की बात को ना मानकर अपने सिलेंडर को बचा कर रखा हुआ था? जल्दी से इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर दूसरी ट्रेन में आते ही प्रोफेसर ने ओसागी को गले से लगा लिया था, जिस दौरान ही उस ट्रेन के टनल से बाहर निकलते ही उनकी ट्रेन के सामने एक और ट्रेन आती है, जिसके दरवाजे खुलने पर ओसागी के सामने अरीसू होता है, जो तीसरी ट्रेन में अपने साथियों के साथ सेम खेल खेल रहा था। अभी अरीसू भी ओसागी को देख लेता है और दोनों ही एक दूसरे के पास आने के लिए ट्रेन से आधे लटक कर एक दूसरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के हाथ को पकड़ने से पहले ही बीच में एक खंबा आने वाला था, इसीलिए प्रोफेसर जल्दी से ओसागी को अंदर खींच लेता है और दोनों ट्रेन वापस से अलग अलग टनल में चली जाती हैं। अरीसू तो इस सबसे इतना ज्यादा टूट जाता है कि जब ट्रेन को रोकने की बारी आई थी तो उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था। इससे ट्रेन स्टॉपर से जाकर पलट जाती है और अरीसू के साथ मौजूद बाकी सारे लोग भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिलहाल के लिए उन सबकी जान तो बच गई थी, लेकिन अरीसू की हालत काफी ज्यादा नाजुक होती है और सब उसे सहारा देकर जैसे तैसे टनल से बाहर लेकर आते हैं। अरीसू के पेट पर एक गहरा जख्म हो गया था, जिस पर टांके लगाकर ही उसके शरीर से निकलने वाले खून को रोका जा सकता था, इसीलिए शियोन इस काम को नशेड़ी आदमी से करने को कहती है। शुरू में तो नशेड़ी आदमी घबरा रहा था, पर पास में पड़ी वोडका के 2 पैग मारने के बाद वो इस काम को कर देता है और सभी लोग अरीसू के होश में आने का इंतजार करने लग जाते हैं। इधर ट्रेन वाली गेम को खत्म करने के बाद ओसागी अपने साथियों के साथ एक हॉस्पिटल में आराम करने के लिए आ गई थी, जहां पर तारो को प्रोफेसर के चलने के लिए लेग सपोर्ट के साथ साथ व्हील चेयर भी मिल जाती है, जिन्हें ढूंढने के बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ओसागी सोते हुए अरीसू को याद करके रोने लग गई थी, जिससे ही आधी रात में उसकी आंख खुलने पर वो अपने सामने प्रोफेसर को देखती है, जो कि ओसागी को ही देख रहा था। असल में प्रोफेसर को भी कुछ बुरी यादें सोने नहीं देती थी और अभी वो खुद भी उन्हीं यादों के बारे में सोच रहा था। दरअसल जब प्रोफेसर की दोनों टांगे सही थी और वो कॉलेज में पढ़ाता था, तो एक दिन यानो नाम की एक स्टूडेंट उसके पास आती है
जिससे प्रोफेसर के मरे हुए लोगों की दुनिया के ऊपर रिसर्च करने के बारे में पता चल गया था और वो भी उसकी रिसर्च में अपना कुछ योगदान देना चाहती थी। इसीलिए तब प्रोफेसर उसके साथ मिलकर एक ऐसी दवाई बनाता है जिससे उस दुनिया में जाया जा सकता था, लेकिन दवाई को टेस्ट करने के लिए उनको कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। यानो चाहती थी कि प्रोफेसर उस दवाई का टेस्ट यानो के ऊपर ही करे, जिसके लिए वो रोज प्रोफेसर के पास आकर उससे विनती करना भी शुरू कर देती है। पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए प्रोफेसर हर बार इस काम को करने के लिए मना कर देता था। इसके बावजूद यानो नहीं मानती और एक दिन वो प्रोफेसर को दवाई उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए मना लेती है। यही इंसिडेंट प्रोफेसर की सबसे बुरी याद बन गया था और इसका एहसास उसे हर रोज होता था। असल में उस टेस्ट के दौरान यानो की मौत हो गई थी, जिससे प्रोफेसर को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसी रात एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट में वो अपनी दोनों टांगों को भी हमेशा के लिए खो देता है। प्रेजेंट में उसागी को ये सारी बातें पता चलने पर वो प्रोफेसर को संभालती है और उसे बताती है कि मैं बस अपनी दुनिया में वापस जाके अरीसू के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर को भी थोड़ी सी हिम्मत मिल गई थी और इधर अगली सुबह तक अरीसू को भी होश आ गया था। उसको होश में देखकर उसके सारे साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर अरीसू उनसे सबसे पहले यही पूछता है कि अगला गेम कब होने वाला है। अगला गेम आज शाम में ही होने वाला था, लेकिन अरीसू की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी और वो ऐसे हालात में बाकियों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वो खुद गेम में ना जाकर बाकी सबको गेम में जाने के लिए बोलता है, पर ऐसा करने से अरीसू सच में मारा जाता और जैसा कि अरीसू की वजह से ही बाकी सारे लोग अब तक जिंदा थे, इसीलिए अरीसू के इतने नाजुक हालात होने के बावजूद भी वो उसे जबरदस्ती गेम में साथ ले जाने का फैसला करते हैं। अपने साथियों का अपनी तरफ इतना ज्यादा प्यार देखकर अरीसू फूट फूट कर रोने लग गया था। जिसके बाद शाम में गेम अरीना में जाने पर सबको पता चलता है कि शहर के आज 2 अलग अलग जगह पर इस दुनिया का सेमीफाइनल राउंड होने वाला था, जिसमें जीतने वाले लोगों को फाइनल में जाने का मौका मिलेगा और फाइनल में जीतने वाले लोग अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे। उनमें से एक सेमीफाइनल गेम में उसागी अपने साथियों के साथ गई थी, जबकि दूसरे वाले में अरीसू अपने साथियों के साथ। उसागी वाले गेम का नाम टोक्यो बिंगो टावर था, जिसके रूल्स इस तरह थे कि टावर पर जगह जगह पर कुछ बटन मौजूद थे और खिलाड़ियों को टावर पर चढ़कर बटन को सीधी, टेढ़ी या फिर तिरछी रेखा में दबाना था। फिर कोई भी रेखा बन जाने पर किसी भी एक खिलाड़ी को टोक्यो टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद फ्री बटन को दबाना होगा, जिससे गेम खत्म हो जाता और गेम में मौजूद सभी लोग जीत जाते। टावर पर चढ़ने के लिए सबको रस्सी और तेज हवा में देखने के लिए चश्मे भी दिए गए थे। एक रस्सी के सहारे से सातो अपनी बहन यूना के साथ ऊपर चढ़ रहा होता है, जबकि उसागी प्रोफेसर के साथ चढ़ रही थी, पर हिमारी और तारो अकेले अकेले थे। सबसे पहले तारो एक नंबर के पास जाकर उसको दबाता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही लोहे की कुछ मोटी मोटी बॉल्स टावर के ऊपर गिरने लग गई थी, जिससे कुछ खिलाड़ी खुद को न संभाल पाने के कारण टावर से नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तारो भी इस दौरान गिरने ही वाला था, पर किस्मत से उसकी जान बच जाती है। इस दौरान उसागी प्रोफेसर को लेकर लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी, जिस दौरान ही उसकी नजर डरी सहमी हुई हिमारी पर पड़ती है, जो कि लोहे की बॉल्स की डर के कारण टावर के एक कोने से चिपक कर बैठी हुई थी। ये देखकर उसागी अपनी रस्सी को खोलकर टावर से बांध देती है और प्रोफेसर को थोड़ी देर इंतजार करने को बोलकर खुद हिमारी की मदद करने के लिए चली जाती है। उसागी हिमारी का हाथ पकड़कर जैसे तैसे उसे अपने पास लेकर आ गई थी, पर इसी बीच सातो ने भी एक बटन को दबा दिया था, जिससे लोहे की कुछ और बॉल्स टावर पर गिरने लग जाती हैं। उनमें से ही एक बॉल के उसागी और हिमारी के पास से गुजरने से हिमारी और उसागी गिरते गिरते बचते हैं। जिस दौरान उसागी ने तो खुद को जैसे तैसे संभाल लिया था, पर हिमारी टावर के नीचे वाले हिस्से को पकड़कर लटक चुकी थी और उसका हाथ कभी भी छूट सकता था। उसागी हिमारी की मदद करने के लिए टावर के थोड़े से नीचे वाले हिस्से पर कूदती है, जिस दौरान पैर लड़खड़ाने से वो खुद भी नीचे गिरते गिरते बचती है, पर खुद को संभालने के बाद उसागी हिमारी का हाथ पकड़कर उसे भी ऊपर लाने की कोशिश करने लग गई थी। लेकिन किस्मत खराब होने के कारण हिमारी का हाथ उसागी के हाथ से फिसल जाता है और हिमारी नीचे गिरकर मारी जाती है। इससे उसागी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास अभी ऊपर चढ़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए उसागी वापस से प्रोफेसर के वजन को लेकर लगातार ऊपर चढ़ती जाती है। इस दौरान उसने भी एक बटन को दबा दिया था, जिससे वापस से सबके ऊपर लोहे की बॉल्स आकर गिरने लग गई थी और प्रोफेसर और उसागी दाएं बाएं होकर उन बॉल से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार भी काफी सारे खिलाड़ी बॉल के लगने से नीचे गिरकर मारे जाते हैं और एक समय तो ऐसा भी आता है जब उसागी और प्रोफेसर का हाथ भी टावर से छूट गया था। तब किस्मत से प्रोफेसर जल्दी से टावर के एक हिस्से को पकड़ लेता है और उसागी के नीचे गिरने से पहले उसागी के हाथ को भी पकड़ लेता है। प्रोफेसर जानता था कि उसके वजन के कारण ही उसागी को ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो उसागी को उसके बिना ही ऊपर चढ़ने को कहता है, क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से तो एक इंसान भी गेम को खत्म करके सबकी जान बचा सकता था। इसीलिए उसागी भी इस पर मानकर अकेले ऊपर चढ़ने लग जाती है। खैर टावर के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद यूना इस समय पर काफी ज्यादा घबराई हुई थी, जो देखकर सातो उसे हिम्मत देते हुए कहता है
कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर अगर तुम मेरे साथ ऊपर चढ़कर नंबर वाले बटन को नहीं दबाओगी तो गेम को खत्म ना करने के कारण ही सब लोग मारे जाएंगे। तब यूना भी उसकी बात को मान लेती है और वहीं दूसरी तरफ तारो एक और बटन को दबा देता है। इस बटन की वजह से नंबर्स के बीच में एक सीधी रेखा बन गई थी और अब बस प्री बटन को दबाकर गेम को खत्म करना था। तभी कुछ लोहे की बॉल वापस से टावर पर आकर गिरती है, जिसमें से एक तारो को लगने से वो भी टावर के नीचे गिर गया था और तारो की मौत को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अब जैसा कि बाकी सारे लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी उसागी के कंधे पर थी, इसीलिए उसागी लगातार टोक्यो टावर के ऊपर चढ़ती जाती है, जहां हवा पतली होने के कारण उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पर इसके बावजूद उसने जैसे तैसे टोक्यो टावर के सबसे ऊपर पहुंचकर प्री बटन को दबाते हुए गेम को खत्म कर दिया था। वैसे अगर आप लोगों को टोक्यो टावर के ऊपर चढ़ने को बोल दिया जाए तो क्या आप लोग ऊपर चढ़ पाओगे? क्योंकि उसागी तो माउंटेन क्लाइंबर होने की वजह से ऊपर चढ़ पाई थी। खैर गेम को खत्म करने के बाद उसागी ऊपर चढ़कर पूरे शहर के नजारे को देखने लगती है और इधर अब तक अरिसु का गेम भी शुरू हो चुका था, जिसमें अरिसु और उसके साथियों के अलावा और भी जने मौजूद थे। उनके गेम का नाम किक द कैन होता है, जिसमें खेल के शुरू होते ही बिल्डिंग के बीच में बने एक सर्कल से एक कैन बाहर आती है और एक कंप्यूटर वाली आवाज याकुजा लीडर से उस कैन को लात मारने के लिए बोलती है। याकुजा लीडर ने उस कैन को थोड़ी सी धीरे लात मारी थी, पर तभी कैन में लगे एक मैकेनिज्म की वजह से वो कैन खुद उड़कर हवा के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है और खिलाड़ियों को टाइम के खत्म होने से पहले कैन को वापस लाके उसकी जगह पर रखना था। कैन को वापस रखने वाला खिलाड़ी अगले गेम में जा पाता और गेम में टोटल ऐसी 10 कैन होने वाली थी, जिसका मतलब कि गेम में से बस 10 खिलाड़ी ही फाइनल में जा सकते थे। ये सुनते ही सब जल्दी से जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिस दौरान टी और याकुजा लीडर देखते हैं कि वो लोग बिल्डिंग में मौजूद एस्केलेटर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। वहां लगे वार्निंग साइन को पढ़कर वो लोग जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाते हैं, पर अब तक एक खिलाड़ी ने कैन को ढूंढ लिया था। जैसे ही वो खिलाड़ी उस कैन को हाथ में उठाता है, वैसे ही कैन पर लगी एक छोटी सी स्क्रीन पर उसे 60 से उल्टी गिनती चलती हुई दिखाई देने लग जाती हैं। तब गेम का पहला रूल बताया जाता है कि असल में ये कैन एक टाइम बॉम्ब थी, जिसे हाथ में उठाते ही खिलाड़ी को 60 सेकंड के अंदर उस कैन को उसकी जगह पर रखना होगा, वरना वो कैन फट जाएगी। ये सुनते ही वो खिलाड़ी भागता हुआ नीचे जाने लग गया था, जिस दौरान जल्दी नीचे जाने के चक्कर में वो एस्केलेटर के बाहर लगी वार्निंग को नजरअंदाज करके एस्केलेटर पर पैर रख देता है और उसके ऐसा करते ही उसके ऊपर एक लेजर गिरने से उसकी तुरंत मौत हो गई थी। तभी उस कैन को याकुजा लीडर ने आके उठा लिया था, जिसके बाद कैन के उसके हाथ में आते ही गिनती वापस से रीसेट होकर 55 सेकंड से शुरू होती है और इसका मतलब ये था कि कैन के खिलाड़ी के हाथ से छूटते ही उसका टाइमर रुक जाएगा, पर जैसे ही कैन को वापस से कोई खिलाड़ी उठाएगा वैसे ही टाइमर रीसेट होकर 5 सेकंड कम से शुरू होगा। ये देखकर याकुजा लीडर भी भागता हुआ नीचे जाने लग जाता है, पर अभी कैन में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए थे और 20 सेकंड में नीचे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तभी याकुजा लीडर को साची को दिखाई देती है, जिसे देखकर याकुजा लीडर कैन उसको देखकर नीचे ले जाने को कहता है और साचिको के हाथ में कैन जाते ही उसमें फिर से 50 से उल्टी गिनती शुरू होती है। इस बार कैन को हासिल करने के लिए नए वाले खिलाड़ी भी साचिको का पीछा करने लग गए थे, जिसमें से एक साचिको से कैन को छीनकर उसे सर्कल के पास ले जाने लगता है, जो देखकर अरिसु, टी, नात्सु और बाकी सारे खिलाड़ी भी उस कैन को लेने की कोशिश करने लग गए थे। इसके बावजूद वो खिलाड़ी सबको धक्का देकर सर्कल के पास जाने वाला था, पर उसके कैन को कैन की जगह पर रखने से पहले ही टाइम खत्म हो जाता है और एक धमाके में उस खिलाड़ी की जान चली जाती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और अब बस 9 कैन बची थी, जिनकी मदद से अरिसु खुद को और अपनी टीम को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। खैर अब दूसरी कैन की बारी आने पर सबसे पहले कैन को टी ने ढूंढ लिया था और दूसरी कैन को ढूंढने से पहले ही अरिसु ने सबको बताया था कि कैन को अकेले नीचे लेकर आना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए उन्हें कैन को अपने साथियों को ही पास करके कैन को उसकी जगह तक पहुंचाना होगा। इसीलिए जब कैन में टाइम खत्म होने वाला होता है तो टी कैन को नात्सु को देने के लिए भागती है, जिस बीच एक बाइकर गैंग के लड़का लड़की आकर टी से कैन छीनने की कोशिश करने लग गए थे। ये देखकर नात्सु खुद ही जल्दी से डी के पास से उसकी कैन ले लेती है, पर तब बाइकर गैंग की लड़की नात्सु को भी लात मारकर गिरा देती है, जिस दौरान किस्मत से वहां पर शियोन भी पहुंच गई थी। उसे देखते ही नात्सु ने कैन को उसकी तरफ फेंक कर उसको भागने के लिए बोल दिया था और अभी नात्सु और टी खुद उस लड़का लड़की को रोकने में लग गए थे। शियोन भी तब नीचे ही आ रही थी कि तभी उसे कुछ और लोग घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए शियोन फ्लोर की रेलिंग के पास आ जाती है। शियोन को इतने सारे लोगों के बीच में अकेला स्ट्रगल करता हुआ देखकर नीचे मौजूद अरिसु कैन को अरिसु की तरफ फेंकने को कहता है, जिस दौरान शियोन ने ऐसा कर भी दिया था, मगर अरिसु के कैन को पकड़ने से पहले ही अरिसु को एक खिलाड़ी धक्का देकर दूर करता है और खुद उस कैन को लेने की कोशिश में जमीन पर गिर जाता है। वो खिलाड़ी कैन को नहीं पकड़ पाया था और कैन उस खिलाड़ी के पास ही आकर गिरी थी, पर अभी कैन के जमीन से टकराते ही कैन धमाके से बर्बाद हो जाती है, जिससे उस खिलाड़ी के आधे शरीर के चीथड़े उड़ गए थे।
ये देखकर अरीसू के तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। पर तब सबको गेम का एक और रूल बताया जाता है कि गेम के दौरान कैन को तेज झटका लगने से उसमें मौजूद बॉम्ब फट जाएगा। अब बस 8 कैन बची थी, इसलिए अगली कैन के टाइम पर अरीसू खुद सभी प्लेयर से जैसे तैसे कैन को छीनता है और उसे नोबू को दे देता है। इस दौरान याकुजा लीडर कैन छीनने आने वाले लोगों को मारते हुए अरीसू, नोबू और नशेड़ी आदमी को सर्कल के पास जाने को बोलने लग गया था। पर नोबू के सर्कल के पास जाते ही वहां पर मौजूद प्लेयर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। किस्मत से तभी नोबू को अपने सामने साची को दिखाई देती है, जिसे देखकर नोबू ने कैन जमीन से उसकी तरफ सरकाते हुए कैन को सर्कल पर रखने को कह दिया था। जिस दौरान साचिको की मदद नशेड़ी आदमी भी करता है और लोगों से बचते हुए साचिको जैसे तैसे कैन को उसकी जगह पर रख देती है। तब साचिको को एक लिफ्ट में जाने को कहा जाता है, जहां पर से सुरक्षित रहकर वो आगे के पूरे गेम को देख सकती थी। तीसरी कैन किस्मत से नात्सु और शियोन के हाथ में लग गई थी, जिसको लेकर वो साथ में भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगती हैं, ताकि जब टाइम खत्म होने वाला हो तो वो एक दूसरे को ही कैन पास करके टाइम को बढ़ा सकें। उस दौरान एक आदमी नात्सु पे हमला करके उससे कैन छीनने की कोशिश करता है, जो देखकर शियोन उस आदमी को पीटते हुए नात्सु की मदद करती है। पर बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी वो इंसान नात्सु को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए नात्सु खुद उस आदमी को पकड़कर शियोन को कैन लेके आगे जाने को कहती है और शियोन कैन को लेकर थोड़ा सा आगे आ जाती है। तभी एक आदमी उस पर हमला करके उसे गिरा देता है, जिस दौरान पास में रखे कुछ और डब्बे भी गिर गए थे, जिनमें कैन जैसी दिखाई देने वाली बॉटल्स थी। उन्हें देखकर शियोन को एक आइडिया आता है और वो नशेड़ी आदमी के पास आते ही उनमें से एक बोतल नशेड़ी आदमी की तरफ फेंकती है और उसे भागने को कहती है। इससे आसपास मौजूद सभी लोगों को लगने लग गया था कि कैन नशेड़ी आदमी के पास है और नशेड़ी आदमी उसे लेकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तब सारे प्लेयर्स नशेड़ी आदमी के पीछे भागने लगते हैं, जबकि शियोन तो असली कैन को लेकर सीढ़ियों से नीचे जाने लग गई थी। पर तभी सीढ़ियों पर बाइकर गैंग वाला आदमी आकर शियोन से जबरदस्ती उस कैन को छीनने की कोशिश करने लग जाता है। इसकी वजह से शियोन के हाथ से कैन छूट गई थी, जिसके सीढ़ियों से टकराते ही एक बड़ा धमाका होता है और उसमें शियोन के साथ साथ वो बाइकर गैंग वाला आदमी भी मारा जाता है। शियोन की मौत से अरीसू और उसके साथी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि शियोन सच में काफी अच्छी औरत थी और किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। अपने बॉयफ्रेंड की मौत की वजह से बाइकर गैंग की लड़की भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अब वो अपनी मौत का बदला नात्सु से लेना चाहती थी। इस बीच अरीसू ने भी सोच लिया था कि अब वो अपनी टीम के किसी और मेंबर को मरने नहीं देगा, इसीलिए अरीसू और उसके साथी और ज्यादा चौकन्ने होकर खेलने लगते हैं। और जैसे ही गेम 5th कैन तक आता है तो सबसे पहले 5th कैन को याकुजा लीडर उठाकर अरीसू तक पहुंचाता है और अरीसू बाकी खिलाड़ियों से बचते हुए कैन को नशेड़ी आदमी को दे देता है। उस दौरान नशेड़ी आदमी के ऊपर भी खिलाड़ी टूट पड़े थे, इसीलिए वो कैन को री को पकड़ा देता है और री जल्दी से उस कैन को उसकी जगह पर रखकर खुद को सेव कर लेती है। फिर अगली कैन के टाइम पर अरीसू ने कैन को लेकर उसे नोबू को दे दिया था और नोबू ने वो कैन नात्सु तक पहुंचा दी थी। इसके बाद इधर उधर भागते हुए नात्सु उस कैन को नशेड़ी आदमी तक पहुंचा देती है, जिसे सही जगह पर रखकर नशेड़ी आदमी भी लिफ्ट में पहुंच जाता है। इससे अगली कैन को अरीसू ने नोबू के हाथ से सही जगह पर रखवाकर उसे भी सेव कर दिया था और अब नोबू के सेव होने के बाद नात्सु की बारी थी। इसीलिए 8वीं कैन के दौरान नात्सु जल्दी से कैन को लेकर सर्कल के पास जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने बाइकर गैंग की लड़की आकर उसे मारने लग जाती है। इससे नात्सु जमीन पर गिर गई थी, पर बाइकर गैंग वाली लड़की अभी भी नहीं रुकती और उसके सर को पकड़कर जमीन पर पटकने लग जाती है। इस बीच वहां पर और भी खिलाड़ी आकर कैन को लेने की कोशिश करने लग गए थे, पर इसी झड़प के दौरान टाइम खत्म हो जाता है और कैन के फटने से नात्सु और बाइकर गैंग की लड़की के साथ साथ उनके आसपास मौजूद सभी खिलाड़ी मारे जाते हैं। नात्सु की मौत की वजह से तो अरीसू और उसके साथियों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो लोग शियोन के बाद नात्सु को खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब बस 2 कैन बचे हुए थे और अरीसू के अलावा याकुजा लीडर को भी अपनी जान बचानी थी। इसका मतलब कि उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए बाकी सारे खिलाड़ियों से बचकर दोनों कैन को सर्कल तक सेफली पहुंचाना होगा। पर यह चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी बस अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान लेने के लिए तैयार थे। अब 9th कैन किस्मत से याकुजा लीडर के हाथ में आ जाती है, जिसे लेने के बाद याकुजा लीडर आसपास मौजूद सभी खिलाड़ियों को मारते हुए कैन को अरीसू की तरफ खिसका देता है, क्योंकि अरीसू के पेट में गहरा जख्म होने की वजह से याकुजा लीडर चाहता था कि अरीसू उससे पहले सेफली लिफ्ट तक चला जाए। तब अरीसू भी याकुजा लीडर की बात को मानते हुए जैसे तैसे आखिरी समय में कैन को उसकी जगह पर पहुंचा देता है और खुद लिफ्ट में चला जाता है। उसे अभी भी याकुजा लीडर की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, पर याकुजा लीडर उन्हें टेंशन ना लेने को बोलता है और जैसे ही अब आखिरी कैन की बारी आती है तो किस्मत से वो कैन भी सबसे पहले याकुजा लीडर के हाथ में लग जाती है, जिसे लेकर याकुजा लीडर सर्कल की तरफ भागने लग गया था। जिस दौरान बाकी सारे खिलाड़ी भी याकुजा लीडर से उस कैन को छीनने की कोशिश कर रहे थे, पर याकुजा लीडर अपने सामने आने वाले हर एक खिलाड़ी को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था।
वो जैसे तैसे सर्कल के पास भी पहुंच जाता है, पर उसके कैन को कैन की जगह पर रखने से पहले ही बाकी सारे खिलाड़ियों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया था, जिसके बाद वो याकुजा लीडर को उठाकर सर्कल से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद एक बंदा तो याकुजा लीडर से उस कैन को छीनने के लिए उसके मुंह पर मुक्के पे मुक्के मारता रहता है, और उसी वक्त एक आदमी पास में पड़ा हुआ टूटे कांच का टुकड़ा उठाकर याकुजा लीडर के पैर पे भी मार देता है। इसकी वजह से याकुजा लीडर से कैन छूट गई थी, जिसके ऊपर तुरंत ही सारे के सारे खिलाड़ी झपट पड़ते हैं, पर याकुजा लीडर भी अपनी जान को बचाना चाहता था, इसीलिए इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद वो खड़ा होकर अपनी शर्ट को उतारता है, जिससे उसकी पीठ पर सबको याकुजा वाले टैटूज दिखाई देने लग गए थे। और इसके तुरंत बाद ही याकुजा लीडर भी आसपास मौजूद सभी खिलाड़ियों का मोर बनाने लग गया था। अब जिस खिलाड़ी ने उसके पैर में कांच मारा होता है, वो इस बार कांच को उठाकर सीधा याकुजा लीडर की गर्दन पर मार देता है, जिससे याकुजा लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बावजूद याकुजा लीडर कैन को वापस से हासिल कर सभी प्लेयर्स को जकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो अपनी जान नहीं बचा सकता था तो वो किसी और की जान भी नहीं बचने देगा। अब समय के खत्म होते ही याकुजा लीडर के साथ बाकी सारे प्लेयर भी धमाके में मारे जाते हैं, जो देखकर अरीसू और उसके साथी और ज्यादा गम में डूब जाते हैं। इधर अपना गेम खत्म करने के बाद प्रोफेसर अकेले में बांदा से मिलने के लिए जाता है, जो प्रोफेसर को एक छोटी सी बंदूक देते हुए अगले गेम में उसागी को जान से मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसागी के मरने के बाद अरीसू के पास असल दुनिया में जाने की कोई वजह नहीं रह जाएगी, और वो इस दुनिया को बर्बाद करने के इरादे से ही सही, पर बांदा के प्लान के अकॉर्डिंग इस दुनिया का नागरिक बन जाएगा। उसागी को मारने के बदले में बांदा प्रोफेसर को इस दुनिया के साथ साथ मरे हुए लोगों की दुनिया भी दिखाने वाला था, जिसके बारे में सुनने के बाद प्रोफेसर इस काम को करने के लिए तुरंत मान जाता है। और अब प्रोफेसर के वहां से जाने के बाद बांदा के पास बांदा का साथी आता है। वो बांदा के प्लान की वजह से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इस दुनिया में असल में अच्छे प्लेयर्स की कमी थी, और इसी कारण से वो दोनों इस दुनिया में रहकर बोर होने लग गए थे। फिर अब दोपहर के समय में अरीसू और उसके साथी शिबुया स्टेशन के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वहां के ही एक वेयर हाउस में उनका आखिरी गेम होने वाला था, और अरीसू तब सबसे पहले वेयर हाउस की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है, पर ऊपर जाते ही अचानक से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़कर वो असली दुनिया में आ गया था। अब बाकी सारे जिन्हें भी ऊपर आने पर इस नजारे को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे, पर तभी सबको अपने सामने उनका खुद का ही रूप दिखाई देता है, और उन्हें पता चलता है कि असल में वेयर हाउस के अंदर काफी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें ही असल दुनिया की क्लिप्स चल रही थी। क्या सभी लोग अपने अपने रूप का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं, जिस दौरान अरीसू जब अपने रूप का पीछा करते हुए उस कमरे में आता है, तो वो अपने रूप को अपने असल दुनिया वाले घर में जाते हुए देखता है। उस घर के अंदर उसागी के साथ साथ अरीसू का बच्चा भी था, जिसका मतलब कि यह भविष्य का वो समय था जिसको अरीसू ने अब तक जिया ही नहीं है। इसके बावजूद अरीसू उन यादों में खोया हुआ उसागी के बारे में सोचता है, और किस्मत से तभी उस कमरे में उसागी सच में आ जाती है, क्योंकि उसे भी स्क्रीन में सेम चीजें दिखाई दे रही थी। तब अरीसू और उसागी दोनों ही एक दूसरे को देखकर गले से लगा लेते हैं, और जैसे ही उसागी के बाकी सारे साथी उस कमरे में आते हैं, तो अरीसू प्रोफेसर को देखते के साथ ही उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। अभी अरीसू इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो प्रोफेसर का मोर बनाकर उसे तीसरी टांग पर नचाना चाहता था, पर उससे पहले ही बाकी सारे जने और उसागी अरीसू को पकड़ते हुए उसे रोक लेते हैं। उस दौरान अरीसू को उसागी ये बात भी बताती है कि प्रोफेसर ने काफी बार उसागी की गेम्स में जान बचाई थी, जो सुनने के बाद अरीसू रुक जाता है। इसके बाद कमरे की दीवारें पूरी तरह से सफेद हो गई थी, जिसके तुरंत बाद ही सभी खिलाड़ियों को इस आखिरी गेम के बारे में बताया जाता है। ये एक पजल गेम था जिसका नाम पॉसिबल फ्यूचर होता है, और सबसे पहले सबको बताया जाता है कि इसमें 10 खिलाड़ी हैं। ये बात सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि अरीसू और उसागी दोनों के साथियों को मिलाकर कमरे में कुल 9 जने मौजूद थे। पर तब अरीसू बताता है कि असल में 10वां खिलाड़ी उसागी के पेट में पल रहा बच्चा है, और अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में सुनकर तो उसागी भी पूरी तरह से चौंक गई थी। खैर, अब सभी खिलाड़ियों को खेल के नियम बताए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम ये था कि हर खिलाड़ी को अपने गले में एक कॉलर पहनना होगा जिसमें एक बॉम्ब लगा हुआ था। साथ ही उन्हें हाथ में पहनने के लिए एक बैंड भी दिया जाएगा, और उसागी को अपने बच्चे का बैंड अपने पास रखना था। ये पूरा खेल इसी वेयर हाउस में होने वाला था, जिसमें लाइन्स और कॉलम को मिलाकर कुल 25 कमरे थे, और फिलहाल के लिए सभी लोग C3 नाम के कमरे में मौजूद थे। हर कमरे से आगे जाने के लिए उसकी चारों दीवारों पर 4 दरवाजे थे, और हर दरवाजे का रंग अलग था, लाल, हरा, नीला और पीला। हर कमरे के बीच में एक बड़ा सा कटोरा होने वाला था, जिसमें दरवाजे के ही रंग के पासे होने वाले थे, और पासे फेंकने के बाद जिस रंग के पासों पर जो नंबर आएगा, उतने ही खिलाड़ी उस रंग के दरवाजे से अगले कमरे में जा सकते थे। इसका मतलब जैसे कि पासा फेंकने पर हरे रंग के पासे के ऊपर 4 नंबर आया और लाल रंग के पासे के ऊपर 6 नंबर, तो हरे रंग के दरवाजे से सिर्फ 4 लोग अंदर जाएंगे, जबकि लाल दरवाजे से 6 लोग। किसी भी कमरे में जाने पर किसी एक खिलाड़ी के बैंड में से 1 पॉइंट काटा जाएगा, और कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां जाने पर खिलाड़ियों को किराया देना पड़ेगा।
हर कमरे का किराया अलग अलग था, जो कि खिलाड़ियों को अपने पॉइंट देकर भरना होगा, लेकिन खिलाड़ी ये खुद डिसाइड कर सकते थे कि कमरे का किराया कौन भरना चाहता है। उन्हें टोटल 15 बार पासे फेंक कर उस दरवाजे को ढूंढना था जहां से वो वेयर हाउस से बाहर निकल सकते थे। पर अगर उस दरवाजे को ढूंढने से पहले किसी भी खिलाड़ी के बैंड में मौजूद पॉइंट 0 हो जाते हैं तो उसके गले में लगा कॉलर बॉम्ब फट जाएगा और वो खिलाड़ी वहीं पर मारा जाएगा। इसके अलावा अगर पासे फेंकने के बाद कोई खिलाड़ी अकेले किसी कमरे में फंस जाता है तो वहां पर उसे टॉर्चर करा जाएगा और उस खिलाड़ी को वहां पर से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो खिलाड़ी जिस कमरे में फंसा हुआ है उसके अगल बगल वाले कमरे में कम से कम एक खिलाड़ी चला जाए, जिसके बाद ही फंसे हुए खिलाड़ी को टॉर्चर वाले कमरे से बाहर निकाला जा सकता था। अब आखिरी में सबको ये बात भी बताई जाती है कि हर कमरे की हर दीवार पर कमरे में मौजूद खिलाड़ियों के अलग अलग भविष्य की झलक दिखाई जाएगी, जो कि बुरी भी हो सकती थी और अच्छी भी। उससे ही खिलाड़ियों को चुनने का मौका भी मिलेगा कि वो अच्छे भविष्य की तरफ जाना चाहते हैं या फिर बुरे भविष्य की तरफ, क्योंकि इस गेम को जीतने के बाद जब खिलाड़ी वापस से असली दुनिया में जाते तो उनका भविष्य बिल्कुल उसी तरह से होता जैसे कि वो दीवारों पर दिखाई गई झलकियों को चुनते हुए आगे बढ़े थे। सारे नियम बताने के बाद उन्हें C3 में पासे फेंकने को कहा जाता है, जिन्हें नशेड़ी आदमी फेंकना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से वो पासों में माहिर था। इस पर साचिको उसे याद दिलाती है कि नशेड़ी आदमी पासों में माहिर नहीं बल्कि असल दुनिया में जुआरी है। खैर अभी पासे फेंकने पर लाल रंग के पासे में 5 आता है, पीले नंबर में 1, नीले में 7 और हरे में 4। इसके तुरंत बाद ही नियम के अनुसार दीवारों पे सबको उनके भविष्य की झलकियां दिखाई जाने लगती हैं, जिनमें से कुछ में सबको बुरा भविष्य दिखाया जा रहा था और किसी में अच्छा। अरीसू ये सब देखकर समझ जाता है कि असल में ये सब दिखाकर इस दुनिया के लोग उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब उनके जाल में फंसकर एक दूसरे से अलग हो जाएं और जल्दी जल्दी पॉइंट्स खत्म करके वो लोग यहीं पर मारे जाएं। यही सारी बातें वो सबको बताकर उसके प्लान के हिसाब से चलने को कहता है, जिस पर सब मान जाते हैं। अब जैसा कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ नीले कमरे में जा सकते थे, इसीलिए कुछ सोचकर अरीसू डी, सातो और यूना को लाल वाले दरवाजे से D3 में जाने को कहता है, जबकि वो खुद बाकियों के साथ C2 में जाने वाला था। जिसके बाद अगली बारी में दोनों ग्रुप अलग अलग कमरे में पासे फेंक कर D2 में वापस मिल सकते थे और इसीलिए सब लोग इस प्लान के लिए मान जाते हैं। इस पर प्रोफेसर सबसे पूछता है कि तुम लोग अरीसू के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर डी पलट कर जवाब देती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम दूसरे कमरे में जा सकते हो। ये सुनने के बाद प्रोफेसर का मुंह बंद हो गया था और सब अरीसू के हिसाब से 2 अलग अलग कमरे में चले गए थे। C2 में जाने के लिए अरीसू अपना पॉइंट कटवाता है और D3 में जाने के लिए डी अपना पॉइंट कटवाती है। अब C2 यानी कि अरीसू वाले कमरे का किराया 1 पॉइंट था, जो ओसागी अपने बैंड से भर देती है, जिसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है। इस बार जैसे ही तेत्सु पासा फेंकता है तो येलो पासे में 1, नीले में 5 और लाल में 3 आया था, जबकि लाल वाले दरवाजे से ही D2 तक जाया जा सकता था, लेकिन पासों के हिसाब से इस बार सिर्फ 3 जने ही लाल दरवाजे को क्रॉस कर सकते थे। इसीलिए अरीसू ओसागी और अपने बच्चे के साथ D2 में जाने का फैसला करता है और नोबू, प्रोफेसर, नशेड़ी और साची को नीले वाले दरवाजे से C1 की तरफ जाने लगते हैं। वो तीनों खुशी खुशी वहां पर इस वजह से भी चले गए थे क्योंकि तीनों का भविष्य नीले दरवाजे की दीवार पर काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था, जिसमें साची को अपने पति के साथ खुश थी, नशेड़ी नशा छोड़कर आर्किटेक्ट बन गया था और प्रोफेसर की रिसर्च को अप्रूव कर दिया गया था। इधर D3 में पासे फेंकने पर तीनों पासों में 2 आता है, जिसका मतलब कि सातोरी और यूना में से किसी एक को अलग होना पड़ेगा। ये देखकर सातोरी इसे D2 में जाने को कहता है, जबकि वो खुद यूना के साथ E3 में जाने वाला था। D2 वाली दीवार पर डी को भी उसका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था क्योंकि वो शुरू से एक एनिमे कॉमिक राइटर बनना चाहती थी, पर आज तक उसकी कोई भी स्टोरी किसी को पसंद नहीं आई होती। लेकिन D2 की दीवार पर मौजूद झलकियों के हिसाब से उसकी स्टोरी सबको पसंद आ रही थी और उसे एक के बाद एक बेस्ट काम मिलता जा रहा था। इधर यानो और सातो भी E3 की दीवार में अपने आप को काफी ज्यादा खुश देख पा रहे थे और यूना का केन नाम का बॉयफ्रेंड भी बन गया था, इसीलिए वो दोनों भी उस दरवाजे को खुशी खुशी क्रॉस कर लेते हैं और इधर डी अब तक D2 में अरीसू और ओसागी के पास पहुंच जाती है। तीसरे राउंड के शुरू होने के बाद वो लोग D2 से D1, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण D1 में सिर्फ 2 जने जा सकते थे और D2 में सिर्फ 1 जना जा सकता था। इसका मतलब कि ओसागी के बच्चे को मिलाकर उन चारों में से किसी एक को मजबूरन D2 में ही रुकना पड़ेगा। सब इस बात को जानते थे कि पीछे रुकने वाले खिलाड़ी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जाएगा और D2 के हिसाब से वो टॉर्चर जब तक चलेगा जब तक कि C2 और E2 या फिर D1 और D3 में कम से कम एक खिलाड़ी नहीं पहुंच जाता। ऐसी हालत में ओसागी को यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता था और अरीसू भी इस जगह पर रहकर अपना दिमाग नहीं लगा पाता, इसलिए री खुद ही उस कमरे में रुकने का फैसला करती है, जबकि अरीसू E2 में और ओसागी D1 में चली जाती है।
इधर C1 से साचिको भी नशेड़ी प्रोफेसर और नोबू के साथ D1 में ही आने वाली थी और अरिसु भी साचिको को ऐसा ही करने को कहता है। और अब तक अरिसु ने डी को बचाने के लिए भी एक प्लान बना लिया था। वो E2 में मौजूद सातो और यूना से अगली बारी में D3 में आने को कहता है, जिससे री फ्री हो जाती, जिसके बाद वो सब बाद में E3 में आराम से मिल सकते थे। अरिसु का प्लान बढ़िया तो था, लेकिन D1 की दीवार पर प्रोफेसर को अपना भविष्य सही नहीं दिखाई दे रहा होता और साथ ही उस दीवार पर नोबू और नशेड़ी का फ्यूचर भी अच्छा नहीं था, जिस बात का ही फायदा उठाकर प्रोफेसर उन लोगों को भड़का देता है, जिसकी वजह से नोबू और नशेड़ी तो D1 की जगह B1 में चले जाते हैं, लेकिन साचिको प्रोफेसर को अपने साथ D1 में ही लेकर आ जाती है। इधर सातो भी अरिसु के इशारे का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वो देखता है कि जिस दरवाजे में से अरिसु ने उसे जाने के लिए कहा था, उस दीवार के भविष्य में यूना का फ्यूचर काफी ज्यादा दुखी था, जबकि दूसरी वाली दीवार पर यूना बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी तब तक कैन से शादी भी हो गई थी। यूना भी उन्हीं ख्यालों में पूरी तरह से खोई होती है और ये देखकर सातो उस पल को याद करता है जब कुछ समय पहले उन्होंने एक कार एक्सीडेंट के दौरान अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसके बाद से ही वो दोनों काफी ज्यादा दुखी रहने लग गए थे और सातो अब किसी भी हालत में यूना को दुखी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो अरिसु की बात ना मानकर D3 की जगह यूना के उज्जवल भविष्य यानी कि E5 में जाने का फैसला करता है। इधर D2 में डी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि वहां उसे काफी तेज अलार्म के साथ साथ भविष्य की बुरी बुरी झलकियां दिखाई जा रही होती हैं, जिससे डी का सर फटा जा रहा था। वहीं B1 में पासे फेंकने पर नशेड़ी और नोबू के सामने दो रास्ते होते हैं कि या तो वो B2 में जा सकते थे या फिर A1 में। A1 में केवल एक ही आदमी जा सकता था, लेकिन A1 की दीवार पे नशेड़ी का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब था और B2 की दीवार पर नोबू का। तब नशेड़ी नोबू को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें किसी भी हालत में अलग नहीं होना चाहिए, जिस पर शुरू में तो नोबू भी मान गया था, लेकिन नशेड़ी आदमी के B2 में जाते ही नोबू जल्दी से A1 में चला जाता है, जिसकी वजह से अब नशेड़ी और नोबू भी अलग अलग हो गए थे। जिस दौरान A1 वाले कमरे का रेंट 6 पॉइंट होता है, जिसकी वजह से अब नोबू के पास सिर्फ 7 ही पॉइंट बचते हैं। इधर अरिसु के हिसाब से सातो और यूना को अब तक D3 में पहुंच जाना चाहिए था, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब तक री को टॉर्चर करना बंद क्यों नहीं करा गया था। वो तुरंत ही सातो से बार बार बात करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन सातो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और इधर E5 में आने के बाद सातो और यूना को पता चलता है कि E5 वाले कमरे का रेंट 4 पॉइंट था। इसे सातो खुद अपने बैंड से भरता है, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ 9 पॉइंट बचे थे। और अभी के लिए अरिसु की बात ना मानने वाले और अरिसु से अलग होने वाले खिलाड़ी अपने अपने अच्छे भविष्य को देखकर चुनाव करना शुरू कर देते हैं। जैसे नशेड़ी अच्छी कंपनी में जॉब के भविष्य के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे वाले कमरों में उसे पता चलता है कि उसने भविष्य में वापस से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो एक के बाद एक गलत कमरे में जाता रहता है और टेंशन के मारे अब उसे ड्रग्स की बहुत ही बुरी तरह से तलब लगने लग जाती है। तलब के कारण जमीन पर गिरकर वो मचलते हुए उस समय को याद करने लग गया था जब उसकी बीवी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने नशेड़ी आदमी के नशे करने की वजह से उसे छोड़ दिया था और उसी के गम में नशेड़ी आदमी ने और ज्यादा नशे करना चालू कर दिया था। कि नशेड़ी अभी के लिए इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसे अपने सामने अपनी बीवी दिखाई देने लग जाती है, जो उसे अपने साथ A3 कमरे में ले गई थी। A3 कमरे का दरवाजा खोलने के बाद नशेड़ी आदमी के पास सिर्फ 7 पॉइंट बचे थे, जबकि A3 वाले कमरे का रेंट ही 8 पॉइंट था। इसी कारण से नशेड़ी के पॉइंट माइनस में चले जाते हैं और कॉलर में लगे बॉम्ब के फटने से वो मारा जाता है। अब जैसा कि सब कुछ गुड़ गोबर हो रखा था, तो नशेड़ी आदमी के मरने के बारे में किसी को पता भी नहीं चला था और उधर नोबू भी अपने सेल्समैन वाले भविष्य को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए अपने पॉइंट को गंवाता जा रहा होता है। पर बाद में उसे पता चलता है कि उसके अच्छे फ्यूचर में उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज होने वाला है, जिस बात को जानने के बाद नोबू फूट फूट कर रोने लग गया था। इधर सातो और यूना को भी आगे चलते हुए एक समय पर अलग होना पड़ता है, पर इस वक्त तक सातो ने अपने पॉइंट्स का काफी बार इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे होते हैं। इवन अभी के लिए तो उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि जब वो B4 में जाता है तो उसे वहां पर अपने बचे हुए 2 पॉइंट को भी डेंट के रूप में देना पड़ता है, जिस कारण उसके पॉइंट भी 0 हो गए थे और जल्दी ही सातो भी मरने वाला था। सातो के मरने से पहले सातो को एक बहुत ही अच्छा विजन दिखाया जाता है, जिसमें उसने यूना की शादी को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख लिया था, जो देखकर सातो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर उसके तुरंत बाद ही उसके गले में लगे कॉलर के फटने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। उधर प्रोफेसर D1 से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए E1 में आ गया था, लेकिन असल में E1 से बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। अभी अरिसु सबसे पहले री को बचाने के लिए ओसागी और साचिको को D1 में रुकने को कहता है और खुद वो D3 में चला जाता है। इससे फाइनली री को टॉर्चर करना बंद कर दिया गया था, जिसके बाद साचिको और प्रोफेसर से बात करके अरिसु को समझ आ जाता है
कि अगर A1 और E1 में बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो पक्का बाहर जाने का रास्ता E5 या फिर A5 में होगा। पर जैसा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रहने पर ही सब लोग सेफ रह सकते थे, इसीलिए आगे अरीसू री के साथ C4 में चला जाता है, जहां पर यूना लगातार B4 में जाने के लिए दरवाजा पीट रही थी। असल में उसे सातो की मौत के बारे में पता चल गया था, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो दरवाजे के पास बैठकर ही फूट फूट कर रोना चालू कर देती है। वहीं नोबू B1 में परेशान हो रहा था, तभी उसे वो पल याद आता है जब उसकी माँ ने एक बार उसके सुसाइड करने की कोशिश करने के बाद उससे कहा था कि वो बेशक से अपनी जिंदगी में कितना ही बेकार क्यों ना करे, पर बस वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। ये बात याद आने के बाद नोबू को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो अपने पॉइंट के खत्म होने से पहले साचिको और ओसागी से बात करके उन्हें B1 में बुला लेता है। वहां पर बाकी सबको नशेड़ी आदमी की मौत के बारे में भी समझ आ गया था और उतने में ही प्रोफेसर भी उन लोगों के पास आ जाता है। इसके बाद प्रोफेसर, नोबू, ओसागी और साचिको B3 में आ जाते हैं, जहां पर से आगे बढ़ने के लिए उनके पास B4 या फिर C5 में जाने का रास्ता था। खैर फिलहाल के लिए अरीसू भी उनकी सारी बातों को सुन रहा था और साथ ही अरीसू को ये बात भी पता चल गई थी कि सातो और यूना E5 में जा चुके थे, जहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं था, जिसका मतलब कि बाहर जाने का रास्ता पक्का A5 में होने वाला था। लेकिन अरीसू और डी के पास अभी कम पॉइंट बचे होते हैं, इसीलिए अरीसू डी से यूना को संभालकर C5 में लेके जाने को कहता है, क्योंकि यूना के पास अभी भी 13 पॉइंट बचे थे, जबकि अरीसू अभी के लिए खुद बाकियों को B4 में बुलाकर उनके पास जाने वाला था। डी भी इस पर मान जाती है, पर जैसे ही वो यूना को लेके C5 के सामने जाती है, वैसे ही अरीसू भी B4 का दरवाजा खोल देता है। पर B4 में पड़ी सातो की लाश के ऊपर जैसे ही यूना की नजर पड़ती है, वैसे ही यूना भागकर B4 में आ जाती है और डी के बहुत बार बुलाने पर भी वापस नहीं आती। इसके कारण डी C4 में ही रह गई थी। B4 में अरीसू यूना को रोता हुआ देखकर अपने बैंड से रेंट के रूप में 2 पॉइंट कटवाता है, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ 4 ही पॉइंट बचे हुए थे, जबकि यूना के पास अभी भी 11 पॉइंट थे। इधर ओसागी, साचिको, प्रोफेसर और नोबू B3 में आ गए थे। वहां पर उन्हें 4 पॉइंट का रेंट भरना था, जिसे साचिको भरती है। पर इसके बाद जैसे ही वो लोग पासा फेंकते हैं तो C3 और B4 में सिर्फ एक एक इंसान जा सकता था और A3 में 2 इंसान जा सकते थे। इसका मतलब अगर सब आगे भी बढ़ जाएं, तब भी किसी न किसी एक को B3 में ही रहकर टॉर्चर को सहना पड़ेगा। इस सिचुएशन में साचिको B3 में रुकने का फैसला करती है और अभी उसने ओसागी और उसके बच्चे को A3 में जाने के लिए कह दिया था। C3 में नोबू जाने वाला था और B4 में प्रोफेसर। अब A3 में जाने पर ओसागी को सबसे पहले नशेड़ी आदमी की लाश दिखाई देती है और ओसागी को वहां पर यह बात भी पता चलती है कि A3 में जाने वाले बंदे को 8 पॉइंट का रेंट पे करना पड़ेगा। अब जैसा कि ओसागी के पास भी ज्यादा पॉइंट नहीं बचे हुए थे, इसीलिए फिलहाल वो अपने बच्चे के बैंड में से 8 पॉइंट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ओसागी और बच्चे दोनों के बैंड में 7-7 पॉइंट बचे हुए थे। खैर फिलहाल के लिए सारे लोग काफी ज्यादा दूर दूर थे और साचिको को बचाने के लिए सबको अपने इतने पॉइंट गंवाने पड़ते, जिससे कभी भी वो लोग वापस से A5 तक नहीं आ सकते थे। ओसागी फिलहाल के लिए A2 में भी जाने का सोच रही थी, पर वहां और ज्यादा पॉइंट कट सकते थे, जिससे ओसागी अपने बच्चे के साथ वहीं पर मर जाती। इसीलिए फिलहाल अरीसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अरीसू का दिमाग फटने लग जाता है। पर तभी किस्मत से उसे याद आता है कि आज से 5 साल पहले एक गेम को जितवाने के लिए उसके दोस्त टट्टा ने अपने हाथ को काटकर बैंड को ही निकाल दिया था। इवन अभी थोड़ी देर पहले जब डी यूना को बुलाने की कोशिश कर रही थी, तो जब तक उसका हाथ C4 में था तब तक दरवाजे जल्दी बंद नहीं हुए थे और ना ही डी के पॉइंट कटे थे। इसका मतलब अगर ओसागी A2 में बस बच्चे के बैंड को डालती और उसे अगली बारी में किसी तरह से बिना A2 में जाए निकाल लेती, तो साचिको के साथ साथ ओसागी और उसका बच्चा वो दोनों भी बच जाते। मगर इसमें भी एक दिक्कत थी कि A2 में जाने के बाद जब बच्चा A3 में वापस आता, तो A3 में वापस आने की वजह से उसे 8 पॉइंट भरने पड़ते, पर इतने पॉइंट ओसागी या फिर उस बच्चे में से किसी के पास भी नहीं थे। इसीलिए अरीसू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी देर तक सोचने के बाद वो यूना के पास जाकर उससे बात करता है। वो यूना को समझाता है कि अब सबकी जिंदगी बस यूना के हाथ में थी, क्योंकि उसके पास ही सबसे ज्यादा पॉइंट बचे हुए थे, और अगर वो B4 से अरीसू के साथ ओसागी के बच्चे के बैंड को A3 में लाने से पहले A3 में चली जाए, तो यूना के पॉइंट का इस्तेमाल करके सबकी जान बचाई जा सकती है। अगर वो B4 से अरीसू के साथ ओसागी के बच्चे के बैंड को A3 में लाने से पहले A4 में चली जाती, तो वो A4 में पास से फेंक कर A3 का दरवाजा खोलते और ओसागी और बच्चे के बैंड से पॉइंट ना कटवा कर यूना के बैंड से कटवा देते। इससे सबकी जान बच जाती। इसीलिए यूना भी इसके लिए मान जाती है। पर अरीसू अब सबको जल्दी से जल्दी A4 में आने के लिए बोलने लग गया था, ताकि लास्ट में सब आराम से A5 में जा सके। अरीसू का प्लान ये था कि ओसागी भी बच्चे के बैंड को लेने के बाद जल्दी से A2 में आ जाएगी, पर यह काफी ज्यादा खतरनाक भी होने वाला था, क्योंकि बच्चे के बैंड को वो लोग एक बारी में 2 कमरे क्रॉस करवाने वाले थे।
पर क्योंकि एक बार में 2 कमरे क्रॉस ना करने का कोई रूल नहीं था, इसीलिए अरीसू के इस प्लान से पक्का सबकी जान बच जाती। और यही सेम चीज सोचकर बाकी सारे जने भी जल्दी से A4 में पहुंच जाते हैं। अब सारी चीजें अरीसू के प्लान के अकॉर्डिंग होती हैं, जिस दौरान उसागी ने बच्चे के बैंड को A2 दरवाजे के बहुत ज्यादा पास रख दिया था, लेकिन दरवाजे के बंद होते समय टक्कर लगने से बैंड थोड़ा सा अंदर चला जाता है। इससे साची को तो सेफ हो गई थी, पर बाद में उसागी को बैंड लेने में काफी ज्यादा टाइम लगने लग जाता है। इस दौरान A2 और A4 के दरवाजे बंद होने वाले थे, जो देखकर यूना जल्दी से कमरे में जाकर अपने पॉइंट को कटवाकर फिर से A4 में वापस आ जाती है और उसागी भी जैसे तैसे बच्चे के बैंड को सेफली A2 से बाहर निकाल लेती है। वो भी अब A4 में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक दरवाजे बंद होने लग गए थे, जो देखकर प्रोफेसर अपनी व्हील चेयर को दरवाजे के बीच में फंसा देता है। जिसके बाद उसागी भी जल्दी से वापस आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक भविष्य पर पड़ती है, जिसमें वो और अरीसू इस गेम में मरने वाले थे। ये देखने के बाद उसागी उस दरवाजे को क्रॉस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो पूरी तरह से सन्न पड़ जाती है और उसके सामने उसके पिता की मौत के दृश्य आने लगते हैं। ये देखकर अरीसू खुद भागकर कमरे में जाता है और जैसे तैसे जल्दी से उसागी को अपने साथ A4 में ले आता है, जहां पर आने के बाद सब लोग पासा फेंक कर A5 में चले गए थे। वहां पर आने के बाद उन्हें एग्जिट वाला दरवाजा भी दिखाई दे जाता है, लेकिन उससे पार जाने के लिए भी उन्हें पासे फेंकने पड़ेंगे, जो जानकर अरीसू खुद पासे फेंकता है। अरीसू के पासे में नंबर 7 आया था, जबकि उसागी के बच्चे को मिलाकर वहां पर टोटल 8 जने थे। इसका मतलब किसी एक इंसान को बाकियों की जान बचाने के लिए खुद वहीं पर रुकना पड़ेगा। अरीसू तब खुद ही वहां पर रुकने का फैसला करता है और प्रोफेसर से वादा लेता है कि वो उसागी का अच्छे से ध्यान रखेगा। प्रोफेसर भी इस पर मान गया था, लेकिन उसागी अरीसू का फैसला सुनकर जोर जोर से रोना चालू कर देती है, क्योंकि वो अरीसू को नहीं खोना चाहती थी और अभी के लिए वो अरीसू को जबरदस्ती पकड़कर खींच रही होती है। इसके बावजूद अरीसू जबरदस्ती उसे बाकियों के साथ वेयर हाउस के एग्जिट से बाहर निकाल देता है और खुद अंदर ही रह जाता है। अंदर मौजूद स्क्रीन के अंदर अरीसू को बाहर का सब कुछ दिखाई देने लग गया था और उसमें ही वो उसागी को भी देख पा रहा था, जो कि वेयर हाउस से बाहर जाने के बाद फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक से अरीसू प्रोफेसर को उसकी बंदूक निकालते हुए देखता है। ये देखकर अरीसू पागलों की तरह स्क्रीन को पटकते हुए दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लग गया था, पर तभी किस्मत से प्रोफेसर अपनी बंदूक को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो उसागी को नहीं मारना चाहता था। इधर अचानक से अरीसू को बताया जाता है कि जैसा कि अरीसू ने सबकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करा था, तो उसको जान से नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसके लिए भी एक बेहतर भविष्य हो सकता है। ये बात खत्म होने के तुरंत बाद अरीसू को स्क्रीन पर दिखाई देता है कि बाहर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खतरे में थे, क्योंकि शहर में सुनामी आ गई थी और पूरी जगह जोर जोर से हिलने लग गई थी। ये देखकर अरीसू और ज्यादा डरते हुए एक लोहे के टुकड़े को उठाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने बांदा आ गया था, जो कि अरीसू को इस दुनिया की नागरिकता देने की कोशिश करता है। पर क्योंकि अरीसू किसी भी इंसान की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो इसके लिए साफ मना कर देता है। अरीसू को अभी के लिए बांदा की भी सारी चाल समझ आ गई थी कि किस तरह से उसने प्रोफेसर से बात करके उसागी को यहाँ पर बुलाया होगा, ताकि वो अरीसू को यहाँ पर ला सके। इसीलिए अरीसू गुस्से में बांदा के ऊपर भी एक लोहे के टुकड़े से हमला करने की कोशिश करता है, पर असल में बांदा खुद भी बस स्क्रीन में ही दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उसे कुछ भी नहीं होता। इससे गुस्से में आकर अरीसू वापस से एग्जिट वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें इस बार वो सफल भी हो गया था, जहां से बाहर आने के बाद उसने लगभग सभी लोगों की जान बचा ली थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उसागी के ऊपर भी पड़ती है, जो कि सुनामी के पानी में बहकर काफी ज्यादा दूर चली गई थी। और तब उसको देखकर अरीसू कुछ भी नहीं सोचता और सिर्फ उसागी को बचाने के लिए तेज बहाव वाले पानी में छलांग लगा देता है। इस दौरान अरीसू पानी में डूबने वाला था और सेम टाइम पर बांदा भी अरीसू की हरकत से गुस्से में आकर उसे असल दुनिया में मारने के लिए जाता है, जिस दौरान अभी भी अरीसू की बॉडी नायोमी के ही घर पर पड़ी हुई थी और नायोमी असल दुनिया के हिसाब से 2 मिनट पूरे होने का इंतजार कर रही थी। वो बांदा को अरीसू को मारने की कोशिश करता हुआ देखकर बांदा की तरफ झपटती है, जो देखकर तो बांदा पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि उसके हिसाब से नायोमी उसे देख नहीं सकती थी। अब फिलहाल नायोमी की वजह से बांदा को वहां से भागना पड़ जाता है और नायोमी जल्दी से अरीसू को कहती है कि अरीसू को उसागी और उसके बच्चे को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। ये बात सुनने के बाद अरीसू जैसे तैसे दूसरी दुनिया में पानी से बाहर आ जाता है, पर उसके पानी से बाहर आते ही उसके सामने बांदा आके उसे शूट करने वाला था, लेकिन बांदा के अरीसू को शूट करने से पहले ही बांदा के ऊपर एक लेजर आकर गिरती है, जिससे बांदा की मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहां पर एक अनजान बूढ़ा आदमी आ गया था, जिसके आते ही वहां पर मौजूद सारी की सारी चीजें रुक जाती हैं और उसे देखने के बाद अरीसू को लगने लग गया था कि शायद वही इंसान जोकर है। वो आदमी अरीसू के साथ एक आखिरी गेम खेलने की मांग करता है,
जिस पर अरीसू भी मान गया था और अब उस बूढ़े आदमी ने एक टेबल के ऊपर एक डेक के पूरे कार्ड्स को फैलाकर रख दिया था, जिसके बाद वो 2 कार्ड्स को बिना देखे उन्हें साइड में करता है और अरीसू को उनमें से एक कार्ड चुनने को बोलता है। अगर अरीसू का चुना हुआ कार्ड जोकर होता तो अरीसू की किस्मत वही आदमी डिसाइड करता, पर अगर जोकर को छोड़कर अरीसू कोई और सा कार्ड चुन लेता तो अरीसू अपने हिसाब से अपनी किस्मत को चुन सकता था। अब अरीसू जैसे ही एक कार्ड को चुनता है तो जोकर कार्ड निकलता है। ये देखकर अरीसू ने जल्दी से दूसरे कार्ड को भी पलट दिया था, जो भी जोकर का ही कार्ड था। हालांकि ये सारी चीजें उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर नहीं करी थी, इसीलिए वो भी अरीसू की किस्मत को देखकर दंग रह जाता है। और तब वो ये बात भी बताता है कि असल में वो आदमी खुद चाहता था कि अरीसू इस दुनिया में रहे, क्योंकि उसके हिसाब से जल्दी ही वहां पर काफी सारे लोग आने वाले थे और बस अरीसू ही उन्हें संभाल सकता था। अरीसू उस बूढ़े आदमी से भी इस दुनिया में रहने के लिए साफ मना कर देता है, जो सुनकर वो आदमी अरीसू को एक पत्थर पर खड़ा करके शहर की सिचुएशन दिखाता है, जहां एक तरफ काफी बड़ा पानी का बवंडर आया हुआ था और उसी बवंडर के दूसरी तरफ जाने पर असल दुनिया में वापस जाया जा सकता था। अगर अरीसू मौत को चुनता तो वो मर जाता, पर अगर वो असल दुनिया में जाता तब भी उसे एक न एक दिन मर के मौत की दुनिया में जाना ही पड़ता। मौत से बचने के लिए अरीसू इस दुनिया में रुक सकता था और यही सारी बातें बताकर वो आदमी एक बार वापस से अरीसू को उसकी चॉइस बताने को बोलता है। ये सब सुनने के बावजूद अरीसू उस आदमी की बात को नहीं मानता और उस आदमी के वापस से टाइम को चालू करते ही अरीसू पानी में कूदकर ओसागी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है। बूढ़ा आदमी भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि कोई इंसान मौत से नहीं डर रहा है, पर अब वो अरीसू की जिंदगी का फैसला अरीसू के ऊपर ही छोड़ देता है। पानी में अभी के लिए ओसागी के साथ साथ प्रोफेसर भी मौजूद था, जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया को देखने की चाह को वापस से अपने मन में लेकर ओसागी को मौत की दुनिया की तरफ लेकर जा रहा होता है। पर बीच में वो जैसे ही ओसागी और अरीसू के प्यार को देखता है तो वो ना चाहते हुए भी ओसागी को अरीसू को वापस कर खुद बवंडर में चला जाता है। इसके बाद जैसे ही अरीसू ओसागी को पानी से निकालकर पत्थर पर लाने की कोशिश करता है तो ओसागी को फिर से अपने पिता की मौत की झलकियां दिखाई देने लग जाती हैं, लेकिन इस बार उसके पिता उसको समझाते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करा था और ओसागी को भी अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद ओसागी उन्हें आखिरी बार अपने गले से लगाती है और अरीसू के साथ खुशी खुशी असल दुनिया में आ जाती है। अरीसू की आंख अभी के लिए नायोमी के घर पर खुली थी और वो 2 मिनट में वापस आ गया था, जिसके लिए वो सबसे पहले तो नायोमी का शुक्रिया करता है और जल्दी से ओसागी को देखने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। अब हॉस्पिटल में ओसागी तो पूरी तरह से सही सलामत थी, लेकिन प्रोफेसर के बवंडर में जाने के कारण प्रोफेसर की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कहानी वहां पर से कुछ समय आगे आती है, जहां पर नोबू, साचिको, री और साथ ही यूना चारों ही अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे और अरीसू भी ओसागी के साथ काफी ज्यादा खुश था। फिलहाल के लिए वो अपने बच्चे के नाम के बारे में सोच रहे होते हैं, पर अरीसू के ऑफिस का टाइम हो जाने की वजह से वो अपने ऑफिस में चला जाता है और अब तक वो एक साइकोलॉजिस्ट बन चुका था। आज के दिन उसके पास पुराने सीजन के काफी सारे लोग मिलने आते हैं, जिसमें क्वाना, निरागी, चीसिया, अगानी और अगुनी शामिल थे। वो सारे के सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे और साथ ही अब सभी लोगों को जीने का मकसद भी मिल गया था, जो जानने के बाद अरीसू को भी काफी खुशी होती है। इसके कुछ दिनों बाद अरीसू को काफी तेज भूकंप के झटकों के बारे में पता चलता है, जो कि पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में आ रहे थे और हर कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा खतरा बना हुआ था। अरीसू को ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसे बूढ़े आदमी ने कहा भी था कि जल्दी ही जिंदगी और मौत की दुनिया के बीच की दुनिया में काफी सारे जने आने वाले हैं। कहीं ये उसी बात का तो संकेत नहीं है। खैर, अभी के लिए कहानी वहां पर से लॉस एंजलिस में जाती है, जहां पर 2 आदमी एक रेस्टोरेंट में आकर बैठते हैं और तभी एक एलिस नाम की वेट्रेस आकर उनका ऑर्डर लेती है। अब वैसे ही एलिस कौन है? क्या वो बूढ़ा आदमी ही जोकर था? क्या अरीसू को उस दुनिया में वापस से रोकने की कोशिश करी जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या इस बार वो जिंदा बचकर वापस आ पाएगा? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको तब दे पाऊंगा जब डायरेक्टर इसके 4th सीजन को रिलीज करेंगे, जिसके बारे में अभी तक डायरेक्टर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। बाकी इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।